तो अभी तक आपने रिएक्ट का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसे अच्छे तरीके से बना लिया होगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है ना, तो आप बेझिझक जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट 2 में हम लोग को क्या बनाना है बेसिकली। तो हमें यहाँ पे बनाना है कॉन्टेक्ट अस का पेज, और इस कॉन्टेक्ट अस के पेज में आप देखो यहाँ पे एक है फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कैसे हम लोग फॉर्म सबमिशन को हैंडल करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि यूज स्टेट हुक क्या होते हैं, और उसका यूज करके हम लोग अपना जो भी डेटा है उसे कैसे टेम्परेरी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग CSS यूज़ करेंगे, इस बार यूज़ करेंगे CSS मॉड्यूल्स का, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम लोग ग्लोबल CSS यूज़ कर रहे थे, और ग्लोबल CSS यूज़ करने के वजह से होता क्या है कि कभी कभी क्लास नेम के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे, ताकि जो डेडिकेटेड कॉम्पोनेंट होगा ना उसके लिए डेडिकेटेड यहाँ पे CSS का फाइल होगा, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, ठीक है। ये सब कुछ आपको प्रोजेक्ट नंबर 2 में सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करो। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जितना भी मैं कोड करूँगा ना, सारा कोड जो होगा आपको इस रेपो के अंदर मिल जाएगा, और इस रेपोजिटरी का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि अभी आपको देखने को मिल रहा है कि प्रोजेक्ट यहाँ 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो इसका यहाँ पे सारा कोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि आपका कोड क्यों नहीं वर्क करना है। आपको सिंपल दोनों को मैच करना है, और दोनों में पता चल जाए कि आपका क्या गड़बड़ था, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लो, उससे मुझे अच्छा फील होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, डिज़ाइन पे आते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमें नैव बार यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट 1 अभी फिलहाल बन के रेडी है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से टर्मिनल ओपन करेंगे, और वीट का कैसे हम लोग यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना। सिंपल आपको क्या करना है, जो कमांड होता है वीट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको पता है तो जरूर लिखना, ठीक है। अगर नहीं पता है तो वो भी लिखना, भाई मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ npm create vite @latest, ठीक है। तो ये जो कमांड है, आपने सही गेस किया तो सही है, अगर नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल इससे क्या होता है, हम लोग प्रोजेक्ट को स्पिन अप करते हैं वीट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे प्रोजेक्ट 2, ठीक है। और वापस से रिएक्ट को चुनेंगे और जावास्क्रिप्ट का चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जाना है वापस से प्रोजेक्ट नंबर 2 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cd प्रोजेक्ट 2, ठीक है। और कंसोल को क्लियर कर लेंगे, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे npm i, ठीक है। इससे क्या होगा, जितने भी पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल होना इसमें शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इस बार index.html में जाता हूँ, और इस बार हम लोग टाइटल चेंज कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे टाइटल क्या होना चाहिए, तो साइड में रखते हैं। तो इसका टाइटल होना चाहिए आपका कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज इसका टाइटल होना चाहिए। तो मैं फटाफट से उसको रीनेम कर देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। यहाँ तक तो सब बढ़िया। और वापस से आते हैं main.jsx में, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और हम लोग इस बार जाएंगे app.jsx के अंदर। तो app.jsx के ऊपर मैंने सब कुछ आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट में बता रखा था, तो इस बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस बार हम लोग यूज स्टेट हुक है ना, उसको समझेंगे कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, और ये लोगो भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लीन अप कर रहा हूँ। अभी के लिए यूज स्टेट हुक भी हटा देते हैं, और सिंपल यहाँ पे एक डिप बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नैव बार बनाएंगे, यानी नेविगेशन ऊपर वाला, ठीक है। तो हमें इन 2 इमेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल इस पे क्लिक करना है, और आपको साइड में यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे जाना है, और यहाँ से कहीं भी आपका जो है वहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। सिंपल मैं आऊँगा पिक्चर्स में, मैंने रखा है। तो पिक्चर्स में मैंने ये दोनों इमेजेस रखे हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं जाके पब्लिक में एक फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस, और यहाँ पे इसे पेस्ट। ये पेस्ट नहीं हो रहा है तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया।
और इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, एक है आपका पीएनजी इमेज और एक है आपका एसवीजी इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे दो इमेजेस हो गए, लोगो हो गया और कॉन्टेक्ट एसवीजी हो गया। ठीक है, तो अब हमें फटाफट से क्या बनाना है, नेविगेशन बनाना है। ठीक है, तो इसका हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ना 72, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ समझ लो 72 पिक्सल का इसका हाइट है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ। तो कंपोनेंट बनाना तो मैंने आपको सिखाया था ना, तो इसके लिए सोर्स फोल्डर में जाना है और एक कंपोनेंट्स का फोल्डर रखना है, कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक नाम बना लेता हूँ फाइल का, लिखता हूँ navigation.js। ठीक है, JS लिखने से भी काम होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे JSX यूज़ कर रहे हैं तो X लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक मैं एक्सटेंशन आपसे इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे आना और लिखना रिएक्ट, सिंपल रिएक्ट सर्च मार लेना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिएक्ट एंड रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ठीक है, तो स्निपेट क्या करता है, आपका एक छोटा छोटा कोड का मतलब शॉर्टकट होता है, जिससे हम लोग बंच ऑफ कोड ऑटोमेटिक जनरेट करा सकते हैं। तो सिंपल आप इसे इंस्टॉल कर लेना और इंस्टॉल करोगे फिर देखना क्या हुआ। जैसे पहले हम लोग मैन्युअली कैसे कंपोनेंट बना रहे थे तो काफ़ी समय लग रहा था। पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखते थे, जैसे ऐप फाइल का नाम क्या है, नेविगेशन, तो हम लोग ऐसा कुछ करते थे, नेविगेशन, और नेविगेशन लिख के यहाँ पे रिटर्न लिखते थे और यहाँ पे जो भी डिप बनाना रहता था वो लिखते थे, और यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते थे डिफ़ॉल्ट नेविगेशन। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक कंपोनेंट बनाते थे। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट, जैसे कि अभी मैंने आपको एक इंस्टॉल कराया ना एक्सटेंशन ये वाला, इससे क्या हुआ कि डायरेक्ट हम लोग ये जनरेट करा सकते हो। लिखेंगे RAFCE। ठीक है, तो ये जैसे ही लिखेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा, देखिए फटाक से। तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इंपोर्ट हो रहा है रिएक्ट, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी फ़िलहाल, पहले पड़ती थी। तो इतना ही काम का चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से फटाफट आप कर सकते हो। जैसे लिखोगे RAFCE तो देखिए हो गया। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपका फाइल नेम लेता है। फाइल नेम मतलब यहाँ पे देखो इस नेविगेशन है ना, तो ये जो फाइल नेम आपका जो भी रखोगे उसके अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन का नाम यहाँ पे रखेगा या फिर कंपोनेंट का नाम रख देगा और यहाँ पे कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट का इंपोर्ट मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से अब हम लोग यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, ये नेविगेशन का, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों दिखे। तो इस टर्मिनल को मैं स्टार्ट कर देता हूँ yarn dev। ठीक है, और इसका जो पोर्ट है वो ओपन होता है, उसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो div है उसके जगह मैं nav का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लोगों के लिए एक div बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इमेज। ठीक है, इमेज src और अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो सोर्स में इमेज का लोकेशन दे देंगे, image/logo.png। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। देखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर लोगो है, वो एग्जैक्ट यहाँ पे होगा तभी ये काम करेगा ये इमेज, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो फाइल नेम आप सही से देना तभी काम करेगा। इसके बाद इस लोगो का नाम रख देते हैं डू सम कोडिंग लोगो। ठीक है, और ये जो div है इसका क्लास नेम भी असाइन कर देते हैं। तो इसका क्लास नेम देते हैं क्या दे सकते हैं, लोगो ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब चंगा है। उसके बाद UL टैग में हम लोग यूज़ करेंगे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट, और लिस्ट में लिखते हैं होम, और इसे A टैग के अंदर चाहे तो रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए रख देते हैं, लिस्ट में ही रहने देते हैं। तो इसको लिखते हैं होम। इसके बाद ऊपर चल के इसे अबाउट कर देते हैं, अबाउट, और इसे कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ तक सब सही लग रहा है। आउटपुट देखते हैं इसका, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया ना नेविगेशन, इसको app.jsx में यूज़ भी करना होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं नेविगेशन और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट किया। तो अगर आप मैन्युअली इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सिंपल लिखो इंपोर्ट नेविगेशन फ्रॉम ./component/navigation। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये वर्क करेगा। बस आपको यहाँ पे अब ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से नेविगेशन इंपोर्ट किया और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा सब कुछ आ गया, देखो आ गया ना। और यहाँ से पहले से कुछ कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसके वजह से यहाँ पे ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं जो भी CSS से पहले से जो है उनको हटा देता हूँ और यहाँ पर भी जो जो CSS है उसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आपका सब कुछ क्लियर होगा। देखो CSS रिसेट किया, सब कुछ ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका CSS फटाफट से लिखता हूँ। तो app.css में आ गया हूँ और एक काम करता हूँ, इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट लेफ्ट करेंगे और यहाँ पे नेविगेशन को भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नैप को सिलेक्ट करूँगा, नैप, और यहाँ पे मैं पॉपिंस फॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट 1 में मैंने बताया था कि कैसे एक्सटर्नल फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट 1 से ही यहाँ पे उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट 1 में जाता हूँ, तो इसका जो सोर्स कोड होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उठा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे app.css में आता हूँ, तो ये फिलहाल प्रोजेक्ट 1 का है, ठीक है। तो इसका मैं ये चीज़ पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो इसका सोर्स कोड होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको भी कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट 1 का सोर्स कोड में जाना, मिल जाएगा आपको। और नहीं मिल रहा है तो आप देख लो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पॉज कर देता हूँ, नहीं तो आप प्रोजेक्ट 1 को भी देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है। रूट का ये जो कलर है इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ तक मेरा सब कुछ वर्क कर रहा है। तो अब नैप की फटाफट से स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो लिखेंगे नैव, ठीक है। और ये दो देखिए, दो यहाँ पे हैं, तो इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और इसके बीच में स्पेसिंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे ताकि दोनों के बीच में स्पेसिंग आ जाए। और यहाँ पे कंटेनर नाम से मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम ना, मैक्स्ड विथ रहता है 1280 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे मार्जिन 0 ऑटो करूँगा ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये जैसे ही अप्लाई किया मैंने, देखो ये हो गया। और इस पे अब हम लोग CSS अप्लाई करके इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ तो आपका आउटपुट भी दिखेगा साथ बाय साथ। तो इसको सेलेक्ट करते हैं आप UL में, तो नैप के अंदर UL है ना, नैव UL डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। और अब क्या करेंगे, इसको जो नैव है ना इसको अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे ताकि बीच में आ जाए। और यहाँ पे डॉट 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 जो है उसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। नन जैसे किया मैंने, तो यहाँ डॉट हट गया और सिंपल यहाँ पे गैप ऐड कर देंगे। तो गैप होगा 24 पिक्सल का, ठीक है। स्पेसिंग हो गई। और जो मेन नैब है इस पर पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं 0 और 8 पिक्सल का दोनों तरफ से दे देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल सा पैडिंग आ गया। और इसका जो नैब इसको हाइट भी दे देते हैं, हाइट 72 पिक्सल, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही कर रहा है काम। और ये जो फॉन्ट साइज़ है इसको मैं फिक्स कर देता हूँ और फॉन्ट वेट 500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नैप बन गया। तो जो क्लास नेम यूज़ किया था ना, इस पर भी यूज़ कर लेंगे, क्लास कंटेनर। तो यहाँ तक तो आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट जैसा ही सिमिलर लगा होगा। तो अब मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स का यूज़ करूँगा, जो CSS मॉड्यूल्स होता है ना उसका यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ लग रहा है, ये कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। तो CSS मॉड्यूल्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो कंपोनेंट फोल्डर है ना इसके अंदर एक और फाइल बनाऊँगा, फाइल नहीं फोल्डर, नेविगेशन नाम से, नेविगेशन, ठीक है। और ये जो फाइल था कोड वाला JSX वाला इसमें डाल देंगे। और ये जो नेविगेशन फाइल है इसी के अंदर एक और फाइल बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे नेविगेशन
navigation डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। और हमारा जो कोड था वो सारा इसमें पेस्ट कर देंगे। जैसे कि ये नैब की ज़रूरत पड़ रही थी ना, तो सिंपल यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये ग्लोबल है। तो क्या अभी मेरा काम सब कुछ कर रहा है? नहीं। अब देखो ये रीसेट हो गया। तो सिंपल हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये जो नैब हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया ना, उसके जगह पे क्लास एक यूज़ करना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेविगेशन, ठीक है। और इस क्लास को अब हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है वो अब मैं बताता हूँ। तो सिंपल इंपोर्ट करना होगा। ये जो CSS फाइल हम लोगों ने बनाया ना, ये वाला मॉड्यूल वाला, इसको अब हमें इंपोर्ट करना होगा इस फाइल में। जो कंपोनेंट का फाइल है ना, इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम डॉट स्लैश, और फाइल का नाम था नेविगेशन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। तो क्या ये इंपोर्ट किया तो हम लोग का अब काम करेगा क्या? देखते हैं चला के। तो ये काम नहीं कर रहा। तो ये जो स्टाइल देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट में रन करूँगा, लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग स्टाइल्स, ठीक है। तो देखो स्टाइल्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। तो स्टाइल के अंदर ये सब क्लास नेम आ रहा है, देखो। तो ये क्लास नेम को हम लोग को यूज़ करना है। तो कैसे होगा? तो सिंपल यहाँ पे आएंगे और इस कंटेनर को अभी फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल्स डॉट, और हमारा नाम क्या था? नेविगेशन था ना, नेविगेशन। तो आप लोगों ने यहाँ पे की वैल्यू पेयर तो पढ़ा ही होगा ऑब्जेक्ट का। तो बेसिकली हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ये की, ठीक है, नेविगेशन। और इससे ये वाला जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है ना क्लास नेम, जो कि रिएक्ट हैंडल कर रहा है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो देखो जो पहले था बिहेवियर एग्जैक्ट वही है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल क्लासेस यूज़ करने होंगे तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे? तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे जो दूसरा क्लास था वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स ले लेता हूँ और यहाँ पे डॉलर लगा देंगे, डॉलर, ठीक है। और ये पेस्ट करेंगे तो डॉलर नहीं लगा यहाँ पे। तो ये अब एग्जैक्ट वैसा ही काम करेगा जो अभी तुरंत कर रहा था। देखिए यहाँ तक तो सब ठीक है। और अभी हमारा जो कंटेनर है वो वर्क नहीं कर रहा। देखो अगर ये मैं छोटा करते जा रहा हूँ तो ये कंटेनर में नहीं है। तो जो कंटेनर है वो हमारा कहाँ पे है अभी फ़िलहाल? ये हमारा ग्लोबल CSS में है। यहाँ पे देखो ग्लोबली है। तो ये ग्लोबल CSS क्या होता है कि हर फाइल में आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो क्लास नेम है मैं किसी भी फाइल में एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे ये इंपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंपोर्ट देख रहे हो ना, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ। सिंपल जो क्लास नेम है वो मैं लिख देता हूँ कंटेनर, ठीक है। देखना अब ये एक्सेस हो जाएगा पूरा। देखो अब ये कंटेनर में है ना। तो इस तरीके से। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मॉड्यूल्स बना के ही आपको CSS लिखना होगा क्योंकि ये आपका बेस्ट तरीका होता है। तो ये कैसे वर्क करता है एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे दो टाइप के CSS होते हैं। पहला आपका होता है ग्लोबल CSS जो कि ऐप CSS बोल सकते हो, या फिर इंडेक्स CSS। ये आपका क्या है? ग्लोबल CSS, जो कि आपका हर एक फाइल में इसका क्लास नेम एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं जितना भी कंपोनेंट बनाऊंगा ना सबको एक्सेस कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस टाइप से बनाऊंगा CSS का फाइल, जैसे कि नेविगेशन मॉड्यूल डॉट CSS, इस टाइप से बनाऊंगा तो इस फाइल को जहां पर भी मैं इंपोर्ट करूंगा ना उसी पे यूज़ कर पाऊंगा। तो अगर मान लीजिए इसके क्लास नेम की ज़रूरत मुझे किसी नेविगेशन फाइल में यूज़ करना है मुझे, तो सिंपल मैं नेविगेशन फाइल में आऊँगा और इस तरीके से कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट कर लेने से ये आपका ये काम नहीं करेगा। फिर इंपोर्ट करने के बाद आपको क्लासेस को यूज़ करना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, मैं इसको अगर स्प्लिट करूँ इधर में, तो आप देखो यहाँ पे क्लास नेम क्या था? नेविगेशन। तो इसको हमें एक्सेस करना था। तो सिंपल गया स्टाइल डॉट
नेविगेशन लिखा। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो आपको ये पता है, सिंपल एक डॉट नोटेशन है। तो यहाँ पे एक स्टाइल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्लास नेम है, जैसे कि मैंने आपको कंसोल लॉग करके आके दिखाया था। फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो नेविगेशन एक नाम का एक की है और उसमें वैल्यू स्टोर क्या है, ये अजीब सा टेक्स्ट है जो कि आपका क्लास नेम ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर रहा है, अंडर द हुड काम कर रहा है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है वो नहीं पता है मुझे, लेकिन ऐसे काम कुछ करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो ये जो फाइल से CSS है वो उठ के यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, और ये जो कंटेनर वाला है ये यहाँ पे देखो इस फाइल में है नहीं, ये आपका ग्लोबल वाला CSS से आ रहा है ये। ठीक है, तो ग्लोबल वाले में उसी को रखना है जो कि आपको हर जगह यूज़ करना है। जैसे कि मुझे ये हर जगह यूज़ करना है कंटेनर, तो इसको मैंने सोचा कि चलो ग्लोबल में ही रख देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हर कंपोनेंट में नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ लगभग समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को रोको और फिर से स्टार्टिंग से देखो, ज़रूर से समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं फिर से बनाऊंगा तो आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा बन गया है नेविगेशन। ठीक है, उसके बाद अब हमें ये बनाना है, नीचे ये कॉन्टैक्ट अस का टेक्स्ट है और ये लिखना है। ठीक है, ये दोनों। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ वापस से और यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट हेडर। ठीक है, कॉन्टैक्ट हेडर नाम से मैं बना लिया और सिंपल इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेम कंपोनेंट कॉन्टैक्ट हेडर डॉट JSX। ठीक है, और वो शॉर्टकट कमांड जो मैंने यूज़ किया है RAFCE वो यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे H1 चाहिए और ये हो गया P टैग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1 और यहाँ पे ले लेते हैं P टैग। ठीक है, तो H1 में कॉन्टैक्ट अस जाएगा और ये जो पूरा P टैग है वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट आ गया। तो ये कॉन्टैक्ट हेडर को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं जस्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट हेडर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कैसे इंपोर्ट किया मैंने फिर से मैं बता देता हूँ, कंटेनर जैसे लिखा और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक VS कोड हेल्प कर रहा है, बस इस पर आपको एंटर करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो अगर इंपोर्ट नहीं कर रहा काम कर रहा है तो आप लोग मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंपोर्ट हो गया। इसका भी हम लोग एक मॉड्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, इसका तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, क्लास नेम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन। ठीक है, और इसमें मैं H1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ H1 और यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना है इस कॉन्टैक्ट का, ये आपका 48 पिक्सल और ये एक्स्ट्रा बोल्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 48 पिक्सल और ये एक्स्ट्रा बोल्ड है ना, तो फॉन्ट वेट 800। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेम टू सेम चीज़ मैं P टैग के लिए भी यूज़ करूँगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो ये सेमी बोल्ड है और 16 पिक्सल है, तो सेमी बोल्ड के लिए 500 और फॉन्ट साइज़ की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट ही 16 पिक्सल होता है। तो आउटपुट देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर में डाल देता हूँ और क्लास नेम में मैं लिखता हूँ कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल को इंपोर्ट करना होगा ना, तो यहाँ पे टॉप पे करेंगे इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश और ये है फाइल का नाम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अजीब बड़ा सा नाम है, अगर गड़बड़ हो गया तो काम नहीं करेगा, डॉट CSS। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल्स डॉट क्या था कॉन्टैक्ट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मेन कारण है यहाँ पे स्पेसिंग देना होगा।
सेव करते हैं, देखो काम कर गया। तो यहाँ हमारा ये जो ऊपर वाला सेक्शन है बन गया। ऊपर से कुछ स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ से ऊपर से 72 पिक्सल का स्पेसिंग दे देते हैं, या फिर इसको अभी रहने देते हैं, उसको हम लोग बाद में सेंटर कर देंगे। ठीक है, अभी तक के लिए यहाँ पे ये सही लग रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म बनाना है ये वाला, और ये इमेज ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसके नीचे बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, और इसमें सिंपल फाइल बना लेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट JSX, और इसका CSS फाइल बना लेंगे कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ चंगा है। लिखेंगे RAFCE, इसको हटा देंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ स्प्लिट इधर में। तो अब हमें क्या करना है, दो यहाँ पे डिव बनाना, ये और ये। अब देखो मैं एक सेम नाम का क्लास बनाने वाला हूँ कंटेनर। तो अगर आप लोग यहाँ पे ग्लोबल वाला यूज़ करते हैं ना, जैसे ग्लोबल वाला क्लास जो कि यहाँ पे app.css वाला है, उसका यूज़ करते, तो वो क्या करता है, जो ऑलरेडी ये जो कंटेनर क्लास है ना, उसको ये ओवरराइट कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वो उसे ओवरराइट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल यूज़ केस पता चलेगा। तो कंटेनर पे सिंपल मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ, यहाँ पे मैक्स विथ अप्लाई कर देते हैं 1000 पिक्सल का, और MX मार्जिन है ना, मार्जिन 0 ऑटो, ताकि ये सेंटर में रहे। ठीक है, और इस पे सिंपल डिप के जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ सेक्शन का, सेक्शन, और यहाँ पे क्लास में मैं यूज़ करूँगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। देखो अब मैं जो ये कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये आपका मॉड्यूल वाला से आ रहा है, क्या आपका ये आ रहा है ग्लोबल वाला से, कहाँ से आ रहा है ये? ठीक है, दोनों में से कहाँ से आ रहा है? तो इंपोर्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं ना, इस वजह से ये मॉड्यूल से आ रहा है, कॉन्टैक्ट मॉड्यूल डॉट CSS से ये कंटेनर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सिंपल जो स्टाइलिंग है वो फटाफट से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दो डिप की ज़रूरत होगी, और इस डिप को यहाँ, तो इसके अंदर हमारा इमेज होगा। तो क्लास नेम में लिख देते हैं स्टाइल्स डॉट कॉन्टैक्ट इमेज। इसके बाद इसमें लिखते हैं क्लास नेम कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, स्टाइल्स डॉट कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म, तो इसको अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो फॉर्म कंपोनेंट है ना, इसके अंदर 3-4 आपको बटन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बटन कंपोनेंट ही बना लेते हैं और उसी को बार बार रीयूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे और एक बटन कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बटन, इसके लिखे अंदर में लिखेंगे बटन डॉट JSX। इसके बाद यहाँ पे बटन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, इतना करने के बाद अब RAFC लिखते हैं और ये बटन बन जाएगा। ठीक है, तो बटन के अंदर आप देखो क्या क्या है, एक आइकन है और हमारा टेक्स्ट है। तो आइकन हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो आइकन यहाँ से आप चाहो तो एज ए SVG एक्सपोर्ट करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो कि ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अगर आप लोग रिएक्ट आइकन पैकेज का यूज़ करोगे ना, तो इसमें आपको काफ़ी सारे आइकन्स मिलते हैं। देखो जो मन सो आप आइकन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसका पैकेज को इंस्टॉल करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पे कमांड है npm install react icon।
इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे npm i react icons। इससे क्या होता है, हम लोग एक्सटर्नल पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाते हो। तो जैसे ही ये मैंने कमांड लिखा, तो आप अगर पैकेज जेसन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इंस्टॉल हो चुका है और वर्जन कौन सा है, 4.8.0। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आइकन्स को यूज़ करेंगे। तो हम लोग को कौन सा आइकन चाहिए वैसे, अगर मैं डिज़ाइन में जाऊँ तो ये एक मैसेजिंग आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं सिंपल एक मैसेज आइकन सर्च मार लेता हूँ, मैसेज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो चलिए MD मैसेज को यूज़ करेंगे। ये MD मैसेज है ना, इसको यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ जाएंगे इंपोर्ट और ऐसा कुछ ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, और लिखेंगे रिएक्ट आइकन्स। और कौन सा टाइप का आइकन था, MD। ठीक है, तो MD लिखेंगे और सिंपल ये जो है MD मैसेज, ये हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो ये एक कंपोनेंट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी ये दिखा नहीं रहा है, ये सिंपल आप समझो एक कंपोनेंट है जो कि इस पैकेज से हमें मिल रहा है। और इस कंपोनेंट का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, लिखूँगा MD मैसेज, तब देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ तो अभी नहीं आया क्योंकि ये बटन को कहीं इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए एग्जांपल के लिए मैं फॉर्म के अंदर ही एक जगह पे इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो बटन इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, और आप देखना आउटपुट में यहाँ पे दिखेगा रिफ्रेश। सॉरी, यहाँ पे सर्वर को मैंने क्लोज़ किया था, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। npm run dev। अब देखो बटन आया क्या कहीं, तो अभी भी ये नहीं दिख रहा है। शायद ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी इंपोर्ट करना होगा, हाँ, app.js में यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट का आप देख लो इतना लंबा लिखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक में यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया। तो अगर आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म फ्रॉम डॉट कंपोनेंट स्लैश कॉन्टैक्ट फॉर्म स्लैश कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे एकदम छोटा जैसा बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बटन है और इसके बगल में हमें आइकन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से जो बटन का लेआउट है वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बटन के ऊपर क्या है देखो, पैडिंग है 18 और 10 का। ठीक है, तो फटाक से मैं बटन को खोजता हूँ। तो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, VS कोड में अगर आप फटाक से कोई भी कंपोनेंट पे पहुँचना चाहते हो ना, तो कमांड P और या फिर कंट्रोल P दबाओगे विंडोज़ में, तो ऐसा खुलेगा। और यहाँ पे कंपोनेंट का नाम लिखो, जैसे मैं बटन लिख रहा हूँ तो बटन आ गया, देखिए फटाक से उसमें अंदर आ गया। तो यहाँ पे मैं बटन यूज़ करूँगा अब। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ साइड में, बटन वाला ये खोल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम बटन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS और डॉट स्लैश लिखा हो ना, पाथ गड़बड़ है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल प्राइमरी बटन। ठीक है, तो प्राइमरी बटन से मैंने एक क्लास बना लिया और इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लास n छूट गया यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। क्लास नेम और यहाँ पे होगा स्टाइल्स डॉट प्राइमरी, और ये अंडरस्कोर यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक ही टाइप का नोटेशन यूज़ करना चाहिए, मल्टीपल नहीं करना है। ठीक है, तो प्राइमरी बटन हो गया और यहाँ छूट चुका है btn। ठीक है, प्राइमरी बटन। और सबसे पहले इसमें पैडिंग अप्लाई कर देंगे। पैडिंग होगा 18 पिक्सल 10 पिक्सल। ठीक है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक, या फिर फिग्मा का डिज़ाइन देखते हैं तो हाँ ब्लैक ही है। ठीक है, और अंदर का जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा वाइट। वाइट आप देखते हैं, तो मिनिमम विड्थ अप्लाई करते थे इस पर। मिन विड्थ होगा 220 पिक्सल। हाँ देखो ऐसा कुछ बटन है, और बटन को थोड़ा राउंड एज दे देते हैं। तो राउंड कितना है,
तो अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस है, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है। यहाँ तक तो सब चंगा लग रहा है। और इस पर फ्लेक्स अप्लाई करके इसका जो आइकन है उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर और बीच में गैप दे देंगे 8 पिक्सल का दोनों एलिमेंट के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये टेक्स्ट पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना ये लगभग सिमिलर दिखेगा, देखो सिमिलर दिख रहा है लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। और ये आइकन ज़्यादा छोटा लग रहा है ना, तो इस पर मैं लिख सकता हूँ फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, तो ये बड़ा हो जाएगा, देखो बड़ा हो गया ना। तो हमारा ये बटन रेडी हो गया। तो अब देखो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे अगर मुझे एक और बटन बनाना है व्यू कॉल, तो क्या मैं दोबारा से सेम बटन बनाऊँ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दोबारा से एक व्यू कॉल के लिए बनाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो रिएक्ट आपको एक पावर देता है जिससे आप लोग सेम कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्रॉप्स का यूज़ करके। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉपर्टी। तो आप लोग कंडीशनली एक प्रॉपर्टीज पास करोगे और उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे? कॉन्टैक्ट फॉर्म में। और इस बटन पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करूँगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना बटन, तो इस पे एक प्रॉपर्टी दूंगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट नाम का एक प्रॉपर्टी होगा और टेक्स्ट के अंदर मैं ये पास करूँगा व्यू सपोर्ट चैट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लेंगे और इसका नाम रखेंगे आइकन, ठीक है। और आइकन क्या है? हमारा एक कंपोनेंट है ना, तो उसको इंपोर्ट करना होगा। तो आइकन कौन सा यूज़ किया था हम लोग? ये वाला यूज़ किया था, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अभी फ़िलहाल पेस्ट करता हूँ। तो ये जो आइकन है इसको मैं ऐसा ब्रैकेट खोल के इसमें पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? आइकन इस बटन को मिल जाएगा, ये आइकन भी मिल गया और ये टेक्स्ट भी मिल गया। तो क्या ये अब काम करेगा? नहीं, अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने आइक बटन को दी है ना, उसका हम लोगों ने कभी यूज़ ही नहीं किया है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे देखिए फंक्शन मिल रहा है। तो फंक्शन में कैसे हम लोग पैरामीटर लेते हैं ना, तो यहाँ पे एक पैरामीटर मिलता है प्रॉप्स, ठीक है। तो प्रॉप में क्या आएगा? आपका प्रॉपर्टीज आएगा। तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँ प्रॉप्स, तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो तो प्रॉपर्टीज़ में क्या आ रही है? टेक्स्ट के अंदर देखो चैट आ रहा है ना ये, लेकिन यहाँ पे आइकन तो आ ही नहीं रहा है। आइकन को भी तो आना चाहिए था। एक बार मैं देख लूँ आइकन आ रहा है क्यों नहीं। तो आइकन हमारा क्या है? कंपोनेंट है ना। तो अब देखते हैं अब क्या आ रहा है आउटपुट में। यहाँ पे देखो आइकन आ रहा है इस टाइप का कुछ, देखो। तो ये काफ़ी अजीब सा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको मत समझो। बस यहाँ पे देखो दोनों प्रॉपर्टीज़ आ रही है, आइकन्स भी आ रहा है और हमारा टेक्स्ट भी आ रहा है। बस अब हमें इसे यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे props डॉट टेक्स्ट। तो props डॉट टेक्स्ट जैसे ही मैंने लिखा तो हमारा देखो अभी तक एग्जैक्ट बिहेवियर है ना, लेकिन मैं बाहर से अब इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक और बनाता हूँ, चलिए दूसरा आइकन के लिए। और इसका मैं बनाता हूँ टेक्स्ट क्या था इसका? वाया कॉल, ठीक है। वाया कॉल ये यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही पास करूँगा तो देखो इसमें वाया कॉल आ गया और इसमें वाया सपोर्ट चैट आ गया। देखिए दोनों अलग अलग बन रहा है, बस हम लोग अंदर का प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज़ कैसे पास कर रहे हैं? देखो इसे हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं। तो टेक्स्ट प्रॉप हो गया और ये आइकन प्रॉप हो गया। और ये आइकन प्रॉप को भी अभी यूज़ करना होगा हमें अंदर में, वो हम लोगों ने नहीं किया। अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड कोड कर दिए। तो उसके लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अगर आपको JSX के अंदर रन कराना है ना, तो क्या करना पड़ता है आपको?
ऐसा करली ब्रेसेस खोलना पड़ता है, ठीक है। तो इस करली ब्रेसेस से आप लोग जावास्क्रिप्ट इसके अंदर रन करा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट रन कराया था props.txt देखो, और यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ रन कराना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा props.icon, ठीक है। और ये जो फॉन्ट साइज़ है मैं कट करता हूँ, और इसका मैं यूज़ कहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और आप देखना सेम बिहेवियर है। और ये आपका देखो स्मॉल है क्योंकि इस पे मैंने अप्लाई नहीं किया प्रॉपर्टी, देखो ये, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक कॉल का आइकन चाहिए। तो कॉल के लिए मैं फ़ोन सर्च मार लेता हूँ, फ़ोन, देखो काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं, तो कौन सा उठाएंगे जो हमारा मैच करे, प्लेन वाला कुछ है, चलो ये उठाते हैं, ठीक है। ये उठाया और इंपोर्ट, तो ये जो इंपोर्ट देख रहे हैं ना, ये आपका डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट नहीं है, ये सिंपल इंपोर्ट है, ठीक है। तो इस वजह से इस टाइप से इंपोर्ट करना पड़ा। तो इसको कैसे करते हैं मैं आप आगे आने वाले प्रोजेक्ट में बताऊंगा कि इस टाइप से कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप समझ लो ऐसा होता है कुछ। तो रिएक्ट आइकन्स /FA, क्योंकि यहाँ देखो FA स्टार्टिंग में था ना, तो FA फोल्डर से हम लोगों ने इंपोर्ट किया। अब इस FA फ़ोन अल्टरनेटिव को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो देखो कमाल, कहाँ गया कमाल, आउटपुट कहाँ गया भाई, हाँ रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे कॉल का आइकन आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बटन को एक फ्लेक्स में ऐड करके साइड बाय साइड डालेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसके ऊपर एक और डिव बनाएंगे और लिखेंगे टॉप बटन, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से नहीं करना है, स्टाइल्स डॉट टॉप बटन, और इनके अंदर इन दोनों को डाल देना है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ इसके स्टाइल में, कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में, और इसको साइड में खोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको स्टाइलिंग करना है ना, तो इसका क्या है क्लास टॉप बटन, टॉप बटन। तो इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और गैप दे देंगे कितना 24 पिक्सल का, देख लेते हैं गैप है कितना वैसे, अगर इसके बीच में 32 पिक्सल का है, 32 पिक्सल, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो एक वाइट बटन है, ये बटन भी बनाना है हमें, ठीक है। तो अब वाइट बटन के लिए क्या आप दूसरा बनाओगे, नहीं, हम लोग सेम बटन में ही कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये बटन कंपोनेंट है ना, तो इसी बटन के अंदर हम लोग एक वेरिएंट क्रिएट करेंगे और उस वेरिएंट के मदद से हम लोग दूसरा बटन दिखाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए पहले तो मैं बटन वाला यहाँ पे स्टाइलिंग लेता हूँ, और सेम प्राइमरी बटन वाला है, इसके जगह मैं ले लेता हूँ आउटलाइन, ले लेता हूँ आउटलाइन BTN, ठीक है। और इसका मैं बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, सेव। और यहाँ तक सब कुछ सही है, और कलर को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को अब हमें यूज़ करना है ये बटन दिखाने के लिए, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ये इंपोर्ट हटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉप्स के अंदर एक बूलियन लूँगा और बोलूँगा इज़ आउटलाइन। तो यहाँ पे आऊँगा, कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये बटन का एक और कॉपी बनाएंगे नीचे में, ठीक है। तो इस टॉप बटन को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसके जस्ट नीचे बनाएंगे, ठीक है। और टेक्स्ट क्या था यहाँ पे, वाया ईमेल फॉर्म, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एक ईमेल का आइकन भी लाएंगे। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ईमेल, और मेल चेक करते हैं, ईमेल नहीं मेल, हाँ। तो ये वाला, चलिए HI मेल यूज़ करते हैं, HI मेल। यहाँ पे इंपोर्ट HI मेल फ्रॉम रिएक्ट आइकन /HI, ठीक है। और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ आउटपुट में आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है हमारा, लेकिन आउटलाइन वाला तो आया नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वेरिएंट क्रिएट कर रहे थे।
तो सिंपल मैं यहाँ पे एक प्रॉप्स पास करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा इज़ आउटलाइन, ठीक है, और यहाँ पे ट्रू पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने बनाया और बोला कि क्या आउटलाइन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, यानी कि आउटलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो ट्रू बूलियन आ रहा ना, इसका हेल्प से हम लोग बटन का दूसरा वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लगाएंगे प्रॉप्स डॉट इज आउटलाइन, ठीक है, और उसके बाद सिंपल यहाँ पे ये वाला क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। लिखेंगे स्टाइल्स डॉट आउटलाइन btn, ठीक है, btn। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आउटलाइन हो गया, बस इसका कलर ठीक नहीं है बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं। हाँ, तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। और ये अभी विड्थ इसका फुल नहीं है, तो फुल भी किया जा सकता है, तो उसको मैं कर देता हूँ विड्थ इसका विड्थ 100% ताकि ये फुल हो जाए। फुल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा वेरिएंट भी क्रिएट हो गया, देखो कितना आसान था। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे जाऊँ और ये हटाऊँगा, जैसे ये प्रॉपर्टी देखना, ये वापस रीस्टोर हो जाएगा, देखो यहाँ पे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि आप लोग फॉलो करना जब भी प्रॉप्स पास करोगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ वापस से बटन में, तो यहाँ पे देखो प्रॉप्स पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने डिस्ट्रक्चरिंग का नाम तो सुना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, तो अब हम लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्रॉप्स लेंगे, ठीक है। तो प्रॉप्स के अंदर क्या क्या मौजूद है, इज आउटलाइन, फिर क्या मौजूद है आपका आइकन, फिर है टेक्स्ट, ये तीन चीज़ हम लोग पास कर रहे हैं ना। तो हमें ये डॉट डॉट प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये स्टेप को भी हम लोग ईजिली घटा सकते हैं, बस हम लोग को ये जो प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं ना, इसके जगह पे डायरेक्ट यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लो, ठीक है, फिर भी ये सेम ही काम करेगा। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली यहाँ प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, देखो अभी भी बिहेवियर एकदम सेम है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएंट क्रिएट कर लिया बटन्स का, ठीक है। तो बटन्स के ऊपर एक हम लोग कर्सर पॉइंटर भी लगा देते हैं, थोड़ा यूआई ठीक काम करेगा। कर्सर पॉइंटर, और यहाँ भी कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि प्रॉप्स की मदद से हम लोग कितना आसानी से कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। एक ही बटन का कोड को हम लोगों ने तीन टाइप का बटन दिखा दिया, एक फुल बटन दिखा दिया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने आइकन पास कर दिया, काफ़ी सारे चीज़ करा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड कर देते हैं बटन्स के बीच में। तो अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बीच में स्पेसिंग नहीं है, तो ये सब किसके चिल्ड्रन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म का ना। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ, लिखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है उसे कॉलम वाइज कर लेंगे, और जो गैप है उसे 24 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ओह मैं गलत जगह पे डाला था, ये बटन डॉट मॉड्यूल में डाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कैसे होगा, इसके लिए कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में आना होगा, यहाँ पे डालेंगे तो काम कर जाएगा, देख कर गया ना। और ये रेड को मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो स्पेसिंग है वो भी ऐड हो गया। अब नीचे इनपुट्स ऐड करेंगे, तो ये रहे इनपुट्स। तो इनपुट बना लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म ले लेते हैं, और फॉर्म के अंदर यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, और यहाँ पे लेबल भी ले लेंगे, लेबल। और लेबल किसके लिए है, तो नेम यहाँ पे लिख लेते हैं, नेम। तो नेम में नेम ही होगा, और फॉर में नेम डाल देते हैं, और लेबल में लेबल नेम, ठीक है। सॉरी ये नहीं लिखना होगा, सिंपल नेम लिखो, नेम। और आउटपुट देखते हैं,
तो ये हमारा इनपुट आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग रैप कर देते हैं एक नया एलिमेंट में, लिखते हैं फॉर्म कंटेनर, ठीक है। फॉर्म कंटेनर में रख दिया मैंने इसको, फॉर्म कंट्रोलर रखते हैं, बेटर रहेगा फॉर्म कंट्रोलर। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट फॉर्म कंट्रोलर, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, इतना ही ठीक है। और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और फॉर्म कंट्रोल में सबसे पहले मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम वाइज करूँगा और विड्थ को फुल करूँगा ताकि ये पूरा स्पेसिंग ले ले। तो फुल के लिए 100% अप्लाई कर देंगे और देखते हैं ये फुल हुआ। तो देखिए इनपुट पूरा ले लिया। तो इनपुट को अब स्टाइल कर लेते हैं फटाफट से। तो डिज़ाइन में इनपुट का हाइट कितना है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका हाइट दिखा का ही नहीं रहा, 40 है, 40 पिक्सल इसका हाइट है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, हाइट 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये इनपुट का है ना, इसमें क्यों कर रहा हूँ, इसको सिंपल इनपुट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इनपुट और यहाँ पे अप्लाइड, ठीक है। तब हो गया होगा, देखो हाइट हो गया। और इंटरनल पैडिंग भी कुछ ऐड कर देते हैं। तो पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग एक्स एक्सिस पे देना है ना, तो 0.8 पिक्सल दोनों तरफ से। तो अब ये सही काम करेगा, देखते हैं। मस्त चल रहा है। और ये जो लेबल है इसको इस जगह पे अलाइन करेंगे तब ये सही से काम करेगा, मतलब हमारा जो डिज़ाइन है उस तरीके का लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको साइड में रख के दिखाता हूँ तो बेटर आपको दिखेगा। कोड लेके आता हूँ मैं, इसको छोटा करते हैं तो साइड बाय साइड दिखेगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल लेबल, ठीक है। लेबल सिलेक्ट हो गया और इसमें सिंपल जो फॉर्म कंट्रोल है ना, इसको कर देंगे पोजीशन रिलेटिव और इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप में 10 पिक्सल, टॉप में माइनस करेंगे, माइनस थोड़ा ऊपर करना होगा, 14 करते हैं, 12 ठीक लग रहा है, हाँ। और लेफ़्ट से 10 पिक्सल, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। और पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट राइट से, पैडिंग 0.10 पिक्सल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसा चाहिए था वैसा ही हो गया। अगर मैं कंपेयर करूँ, हाँ लगभग सेम ही है, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैच कर देते हैं, मतलब इस नेम का क्या है, 14 पिक्सल है ना लेबल का। तो यहाँ पे चलते हैं और फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल कर देते हैं और देखते हैं, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब दूसरा बना लेते हैं, दूसरा है ईमेल के लिए ना। तो टाइप में होगा मेल, ईमेल, और नेम में चेंज कर देंगे ईमेल और यहाँ भी ईमेल, ठीक है। तो ये ईमेल के लिए हो गया। ईमेल के बाद आपका लास्ट में क्या है, लास्ट में है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होगा टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। और नेम में टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट ही होगा।
और इस टाइप नहीं होगा इसमें, और ये होगा टेक्स्ट। सेव करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये इसका साइज ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। और इसमें अभी देखो अब स्पेसिंग नहीं है, तो स्पेसिंग कैसे क्रिएट करेंगे? तो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो फॉर्म है इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, और यहाँ पे जो गैप है उसको करते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल करते हैं। तो गैप 20 पिक्सल यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, कॉलम वाइज कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये एकदम परफेक्ट हो गया जैसा हमें चाहिए था। अब क्या बच गया है? यहाँ पे सबमिट बटन बचा हुआ है। ठीक है, तो सबमिट बटन के लिए इसी बटन को उठाते हैं। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आइकन की ज़रूरत नहीं है, आइकन नहीं चाहिए, और सिंपल यहाँ पे लिखा रहेगा सबमिट बटन। सबमिट बटन, और ये आउटलाइन वाला नहीं है बटन है, फुल टेक्स्ट वाला है। देखते हैं ये आ गया, ये फुल विड्थ ले लिया है। तो बटन जो फुल विड्थ ले लिया ना, उसके लिए हम लोग उसके डिव में रैप कर देंगे, तो वो फुल विड्थ नहीं लेगा। देखो ये आगे आ गया, और यहाँ पे मैं स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करूँगा स्टाइल, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनलाइन स्टाइल का मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लेक्स। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट मैं एंड कर देता हूँ ताकि ये पीछे चला जाए। ठीक है, तो देखिए आ गया हमें जैसा बिहेवियर चाहिए था। तो हमारे बटन्स भी ऐड हो गए हैं, और इसका जो टेक्स्ट एरिया है ना, इसका मिनिमम हाइट दे देते हैं। ठीक है, मिनिमम हाइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस करके कुछ होता है प्रॉपर्टी, लाइंस रोज़ होता है, रोज़ मैं ले लेता हूँ 20। ठीक है, देखते हैं आउटपुट में, तब रिफ्रेश करेंगे तो 20 ज़्यादा ही हो गया। इसको ले लेते हैं 8 सही है। ठीक है, 8 सही है। अब दूसरा जो यहाँ पे इमेज है वो हम ऐड करेंगे, और लगभग से हो गया। और फॉर्म जैसे बटन पे सबमिट होगा तो हमें वैल्यूज़ को भी दिखाना है। ठीक है, तो वैसा कुछ करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो ये इमेज दिखाते हैं। तो अब इस इमेज को दिखाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखते हैं इमेज src और स्लैश। ठीक है, तो पाथ क्या है मैं देख लेता हूँ पहले। यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट इमेज। ठीक है, और ये पाथ इसका क्या है? कॉन्टैक्ट svg। ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे नहीं आया। तो शायद पाथ में मैंने कुछ गड़बड़ की है। हाँ, इमेजेस फोल्डर में है ना, अब ये आ जाना चाहिए। देखो आ गया ना, तो लगभग से हो गया है, बस स्पेसिंग का थोड़ा पंगी है। तो मार्जिन टॉप दे देते हैं। कंटेनर इसका कहाँ गया? हाँ, ये है कॉन्टैक्ट का। तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल या 40 दे देते हैं। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो लगभग से कंप्लीट हो ही गया है। और अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो थोड़ा सा अभी सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे कि अगर आप डिज़ाइन देखो तो यहाँ ऊपर में टॉप में स्पेसिंग है, और हमारा जो भी मतलब ये कंटेनर है और ये है वो थोड़ा बॉटम में शिफ्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो उसको कैसे फिक्स किया जाए? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों कंपोनेंट है ना, इसे एक मेन टैग के अंदर डालेंगे और उसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आ गया हूँ ऐप में, और ये जो दो कंपोनेंट है इसको मेन टैग के अंदर में ऐसा डाल देते हैं। ठीक है, और जो मेन टैग है इसके ऊपर एक क्लास नेम असाइन करेंगे और इसका नाम रखेंगे मेन
कंटेनर, ठीक है। और जो मेन कंटेनर है इसको मैं app.css में यूज़ कर लेता हूँ, मेन कंटेनर। और यहाँ सबसे पहले इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और हाइट है इसको 100 VH कर देंगे, ठीक है। और जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है उसे कॉलम वाइज कर देंगे। तो देखते हैं आउटपुट में क्या है, तो अभी भी सेम ही है। तो यहाँ पे आप देखो स्क्रॉल का बिहेवियर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो स्क्रॉल दिख रहा है ना बगल में, ये तो स्क्रॉल का बिहेवियर को हमें पहले एंड करना होगा, क्योंकि हमारा 100 VH और ये जो 72 पिक्सल का ये जो नैप का हाइट है वो मिक्स होके ये स्क्रॉल का बिहेवियर ला रहा है, ठीक है। तो उसे हटाने के लिए सिंपल कैलकुलेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैल्क और 100 VH माइनस 72 पिक्सल, ठीक है। तो ये 72 पिक्सल आपका नेविगेशन का हाइट है। तो जैसे ही मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे देखो ये हट गया, स्क्रॉल हट गया ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो भी एलिमेंट्स उसको नीचे पुश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो एंड में जैसे मैं करूँगा तो ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे कि ये जो पूरा एलिमेंट है ना जिसमें पूरा फॉर्म है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, ये थोड़ा नीचे लाएंगे। तो ये कहाँ से अप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है शायद यहाँ, ठीक है। तो इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये कंटेनर जो हम लोगों ने बनाया था इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और इसमें मैं सिंपल लिखता हूँ, नीचे में करना है तो अलाइन आइटम एंड, तो एंड करूँगा तो ये नीचे आ जाना चाहिए। देखिए आ गया ना नीचे, एकदम बॉटम में आ गया। तो नीचे से थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं इसका फॉर्म को। तो फॉर्म ये है, तो PB पैडिंग बॉटम कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस इसको थोड़ा सा फिक्स करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो कंटेनर का विड्थ था वही मैं इस पर अप्लाई करूँगा। तो ये जो कंटेनर का विड्थ है ये कॉपी करेंगे और हेडर यहाँ है ना, तो हेडर से जो ये कंटेनर है इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन और यहाँ पे मैक्स विड्थ अप्लाई करते हैं, मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है ना, देखते हैं यहाँ, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस इसका जो टेक्स्ट का विड्थ है उसको और थोड़ा घटा देते हैं। तो इसको करते हैं मैक्स्ड विड्थ 80% कर देते हैं। तो अब देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई बटन पे क्लिक करता है ना तो हम लोग यहाँ पे कुछ शो कराएंगे, ठीक है। तो अगर बटन पे क्लिक करता है तो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कंसोल लॉग में, यहाँ जो कंसोल है ना वहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कॉल। अगर कोई सपोर्ट चैट पे क्लिक करेगा तो चैट, ठीक है। तो वैसा कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं, तो उसको यू करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे मैंने 2 बटन बनाए थे ना, पहले 2 बटन, तो वाया कॉल का चलिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक फंक्शन बना सकते हैं। तो ये जो फंक्शन देख रहे हैं ना, ये कंपोनेंट का फंक्शन, इसके अंदर हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं और सिंपल लिखते हैं कॉन्स्ट ऑन वाया कॉल सबमिट, ठीक है। ऐसा कुछ फंक्शन का मैं नाम ले रहा हूँ और इसके अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है। कंसोल लॉग में लिखेंगे आई एम फ्रॉम कॉल, ठीक है। सिंपल ये करेंगे और इस फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करेंगे, जब भी बटन पे क्लिक होगा, जैसे ये वाया कॉल पे क्लिक करेगा ना तो यहाँ पे कंसोल लॉग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और बटन है इस पर क्लिक करवा के देखना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं ऑन क्लिक लिखूँ, ऑन क्लिक, और ये यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो फंक्शन का जो कॉल वाला रेफरेंस है इस पे आ जाएगा। फिर जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे ना तो ये क्या होगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो मैं चलिए आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखना, वाया कॉल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा क्लिक काम नहीं कर रहा है। ऐसा किस लिए, अगर मैं यहाँ पे प्लेन बटन बनाता हूँ, जैसे एक और बटन बनाता हूँ, ठीक है, ये बटन कंपोनेंट है और यहाँ पे हेलो लिखते हैं, ठीक है।
और सेम फंक्शन को मैं कट करता हूँ, कट नहीं, दोनों को रहने देते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे हेलो है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन वाया कॉल पे काम नहीं कर रहा। तो ये जो कंपोनेंट हम लोगों ने कस्टम बनाया था, इस पर ऑन क्लिक क्यों नहीं वर्क कर रहा है? तो इसका मेन कारण यही है कि ये जो ऑन क्लिक का रेफरेंस है, इसके अंदर वाले बटन को नहीं मिल रहा है। इसके अंदर जो हम लोगों ने बटन बनाया था ना, जैसे इस बटन कंपोनेंट को खोलूँ तो यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं आ रहा है। ये ऑन क्लिक इसका क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी के वजह से यहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सारा जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम लोग लिख रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं बटन का, वो हम लोग को पास ऑन करना है। तो पास ऑन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेस्ट प्रॉपर्टी है, तो अगर आपने रेस्ट ऑपरेटर पढ़ा होगा, रेस्ट डॉट रेस्ट, तो स्प्रेड ऑपरेटर से सारा रेस्ट निकाल लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं और वाया कॉल पर इस बार मैं वापस से प्रेस करूँगा, तो देखो काम कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑन क्लिक ये सब इवेंट को कॉल कर सकते हैं। तो बटन के ऊपर अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेंगे, जैसे ऑन ब्लर हो गया, ऑन अबॉट, ये सब सारे प्रॉपर्टीज़ आपको मिलते हैं, ठीक। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिस्नर का यूज़ किया होगा ना, तो वही इवेंट्स यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे ऑन एंड, ऑन फोकस, सारे इवेंट आपको ऐसे डायरेक्टली आप लोग एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन को हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ मैंने आपको दिखाने के लिए सिंपल ये वाला फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्म सबमिट हो रहा है ना, इसके सबमिशन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा लॉग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन, इसका नाम रखते हैं ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट नाम का ये फंक्शन होगा और इसके अंदर हमें इवेंट मिलता है, इवेंट, ठीक है। तो इवेंट यहाँ पे मिलेगा और इवेंट को हम लोग कंसोल लॉग कर लेंगे, इवेंट, ठीक है। और ये ऑन सबमिट को कॉपी करते हैं, तो इस फॉर्म के ऊपर इवेंट लिस्नर का एक फंक्शन होगा ऑन सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्ट वैसे ही रेफरेंस पास करेंगे, तो ये ऑन सबमिट का रेफरेंस यहाँ पे पास हो गया। तो जब भी कोई फॉर्म के सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये वाला जो फंक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पे सारे इवेंट लॉग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, कुछ भी, ठीक है, और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखो पेज रिलोड हो गया और ऊपर में कुछ यूआरएल में हमारे जितना वैल्यूज़ था वो सब आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, उसको नहीं होने देना है। मुझे क्या करना है, इसी पेज पे रहना है और पेज को रिफ़्रेश होने से बचाना। अभी मैं क्लिक करूँगा तो देखना फिर से पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना, इसको हम लोग को रोकना पड़ेगा, तब हम लोग फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं फिर से सबमिट करूँगा तो देखना पेज रिलोड होगा, देखो रिलोड हो गया, ऊपर में देखना रिलोड हो रहा है। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मिलता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये जैसे ही हम लोग ये वाला फंक्शन रन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे वो पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वापस से होम पेज में आ जाता हूँ, लोकल होस्ट, और वापस से इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, कुछ भी डेटा से भर देते हैं, ठीक है। और देखना इस बार सबमिट करेंगे तो पेज नहीं रिफ्रेश हुआ और कंसोल लॉग में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक है। और इसमें से हमारा कुछ टारगेट होगा, तो टारगेट में देखिए इनपुट है, एक इनपुट, दो इनपुट, टेक्स्ट एरिया, तो ये 3 चीज़ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनपुट में से वैल्यूज़ को निकालेंगे और कहीं पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वैसा करते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा होगा कुछ नयापन की, यहाँ जो एडिटर है इसमें आपको कंसोल के सारे वैल्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम लोग ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, जो कि अगर आप कर लोगे तो आपको भी VS कोड के अंदर सारा कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाना और यहाँ पे सर्च मारना कंसोल निंजा, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है आप इंस्टॉल कर लेना और इसको देख लेना कि कैसे सेटअप करते हैं। तो मैंने इसी को सेटअप कर रखा है, तो इस वजह से मुझे यहीं पे कंसोल लॉग के वैल्यूज़ दिख रहे होंगे। तो आप लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई यहाँ पे कैसे आ रहा है।
तो इसी एक्सटेंशन के मदद से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल इसमें से वैल्यूज़ निकालता हूँ। तो यहाँ पे टारगेट है, टारगेट, और फर्स्ट में क्या था, अगर आपको मैं दिखाऊं तो फर्स्ट में पहला इनपुट, दूसरा यहाँ सेकंड में ये है, तीसरा में टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ नेम, इसके बाद नेम के बाद दूसरा क्या था हमारा, ईमेल, और लास्ट टेक्स्ट, ठीक है। और इसको चेंज कर देते हैं 1 2, ठीक है। और इसके पीछे वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी ना, तो वैल्यू, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। अब देखते हैं। तो देखो नेम आ गया, ईमेल आ गया, टेक्स्ट आ गया, सारा कुछ यहाँ पे आ गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे चाहे तो स्टोर करके रख सकते हैं और यूआई पे दिखाते हैं, ठीक है। तो यूआई पे मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे शो होना चाहिए हमारा डेटा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। तो बटन के नीचे ही दिखाते हैं, ठीक है। इस बटन के जस्ट नीचे में हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट नेम, तो इसको लेट से बनाएंगे, लेट नेम, फिर लेट ईमेल, फिर लेट टेक्स्ट, ठीक है। 3 बना लिया मैंने और इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, इवेंट नहीं, नेम, और ये जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पे डाल दूँगा, कट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट मैं तीनों के लिए करूँगा, तो ये होगा ईमेल, ये होगा टेक्स्ट, ठीक है। और इसको वैल्यू को चेंज कर देंगे 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ है इसको मैं अभी के लिए, ये जो बटन है ना, बटन का डिव, इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं और यहाँ पे शो कराते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कैसे दिखाते हैं हम लोग, जेएसएक्स के अंदर एक ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ नेम, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, फिर दूसरा वैल्यू क्या था हमारा, ईमेल, ईमेल डाल देते हैं, ईमेल, और तीसरा था हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम लोग सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल आउटपुट में क्या दिख रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारे वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो जैसे अभी यहाँ पे देखो क्या है, सब अनडिफाइंड है। तो अभी मैं सैम्पल के लिए यहाँ पे अंशु लिख देता हूँ ताकि नाम ठीक रखे, अंशु। मेल में लिख देते हैं support@dosomeCoding.com, ठीक है। और टेक्स्ट में लिख देते हैं सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। ये हो गया। तो अब आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में दिख रहा है ना, अंशु सपोर्ट, जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा था वही एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट करूँगा। तो सबमिट करने से यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं हमारे आ रहे, यहाँ पे वैल्यूज़ तो आ जानी चाहिए थी, ये चेंज हो जाना चाहिए था। तो हमारा वैल्यू क्या सेट नहीं हो रहा है क्या, यहाँ पे जो भी हम लोग असाइन कर रहे हैं वो क्या सेट नहीं हो रहा, वो सेट हो रहा है, लेकिन वो हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं हो रहा। तो इसको कैसे पता चलेगा कि सेट हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पे मैं नेम, ईमेल और टेक्स्ट को कंसोल लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना इसके अंदर सेट हो रहा है। अगर मैं सबमिट करूँगा तो देखो यहाँ पे सेट हो रहा है ना, लेकिन हमारा वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं, जीएसएक्स में नहीं ठीक से दिख रहा है। यहाँ पे जीएसएक्स जो है ना उसके अंदर सही से दिख नहीं रहा है। तो इसको कैसे फिक्स किया जाएगा, तो यहाँ पे एक यूज स्टेट हुक है, उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूज स्टेट हुक बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे एरे का सिंबल, ऐसा कुछ थोड़ा अजीब सा सिंटैक्स से आप देखना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़
स्टेट हुक यूज़ करें तो जो भी हुक यूज़ होता है ना रिएक्ट में, उसके आगे सबसे पहले यूज़ लगता है, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल फंक्शन है, बस ये हुक नामकरण इसका हो गया है, ठीक है। तो हुक लिखेंगे यूज़ स्टेट, ठीक है। और यूज़ स्टेट के अंदर हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं अंशु लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो नेम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन और मिलता है सेकंड वाला, यहाँ पे होता है सेट नेम, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो अभी भी आप देखना सेम बिहेवियर मिलेगा। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि अभी ये अनडिफाइंड है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो यूज स्टेट है ना, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो ये कहाँ से इंपोर्ट होगा? इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो रिएक्ट का पैकेज है, उसके अंदर से हमें इंपोर्ट करना है यूज स्टेट, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे अभी देखो ऑलमोस्ट सेम ही बिहेवियर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। हमारा नाम अब चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे हेलो कुछ भी लिखते हैं, सबमिट। तो यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी वैसा ही कुछ इशू है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो सेट नेम का फंक्शन है ना, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट नेम में ये जो वैल्यू है पूरा पास कर देंगे, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा। फिर से एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ और इस बार अंशु लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे रौनक लिख देते हैं, ठीक है। और मेल कुछ भी डालते हैं अभी, क्योंकि सिम नेम ही चेंज करना है। तो आप देखना सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जो अंशु टेक्स्ट है ना वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो देखो यहाँ पे रौनक में ये कन्वर्ट हो गया रौनक में। तो यहाँ पे मैं कुछ भी अब चेंज करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। मैं वापस से अगर अंशु लिखूँगा तो काम करेगा। तो मैंने जो डायरेक्ट वेरिएबल बनाया था ना, उससे क्या हो रहा था कि हमारा जो कंपोनेंट है दोबारा से री रेंडर नहीं हो रहा था। री रेंडर नहीं हो रहा था तो सही से दिख नहीं रहा था। तो रिएक्ट करता क्या है कि जो यूज स्टेट हुक है ना, उसमें जो भी वेरिएबल्स है जैसे कि ये, तो अगर इसमें सेट नेम का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, वैल्यू को चेंज कर देगा। और ये जो नेम है कहीं जहाँ जहाँ यूज़ होगा वो क्या करेगा, उस एलिमेंट को पूरा से री रेंडर करेगा। तो ये इस पर डिपेंडेंट है ना, तो ये पूरा दोबारा से री रेंडर होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल हम लोग जैसे इस टाइप से यूज़ कर रहे थे, इस टाइप से, तो वो री रेंडर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ईमेल के लिए भी बना लेते हैं फटाफट से, ईमेल। और ये हो गया टेक्स्ट। और यहाँ पे दूसरा है क्या, सेट ईमेल और सेट टेक्स्ट, ठीक है। और ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे भी सेम करेंगे जैसा अभी मैंने किया था, सेट ईमेल और यहाँ पे सेट टेक्स्ट, ठीक है। और इनको हटा देंगे, कंसोल लॉग को भी हटा देंगे, और इसको 1 और इसको 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यूज स्टेट हुक काम करता है। तो अगर मैं फिर से लिखूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी, और सबमिट करेंगे तो देखो सब कुछ यहाँ पे चेंज हो गया। एक बार मैं आपको यूज स्टेट फिर से समझा देता हूँ। अगर आप नॉर्मल वेरिएबल के अंदर अगर कुछ भी डेटा को स्टोर करते हो तो आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं होगा, और री रेंडर होगा तो आपका आउटपुट दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ता है। और यूज स्टेट हुक में आपको 2 वैल्यूज़ मिलते हैं। एक तो आपका रियल जो वैल्यू है एलिमेंट का या फिर वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो मिलता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपको मिलता है एक फंक्शन जो कि उस वैल्यू को सेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पूरा फ्लो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले इस फॉर्म में आए और यहाँ पे मिलता है ऑन सबमिट का फंक्शन। तो ये जो ऑन सबमिट फंक्शन पे जैसे ट्रिगर होता है तो ये वाला फंक्शन क्लिक होता है, ठीक है। और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से क्या होता है कि हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेंट डॉट टारगेट से वैल्यू निकाल रहे हैं। जो भी इनपुट में से वैल्यू आ रहा है ना, उसको हम लोग सेट नेम फंक्शन जो कि यहाँ पे है इसमें उसका वैल्यू डाल रहे हैं। तो जो सेट नेम फंक्शन क्या करेगा, ये जो नेम वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू को डाल देगा जो कि इसके अंदर से आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, सेट नेम के थ्रू इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से हम लोग का क्या होगा, जो नेम में वैल्यू अगर चेंज हुआ
तो फिर ये नीचे आके यहाँ पर भी इसे चेंज कर देगा। और उसी तरीके से ईमेल के लिए होगा और टेक्स्ट के लिए होगा, ठीक है। तो होप से आपको यूज स्टेट हुक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे यूज स्टेट हुक का आपको दिखा दिया ताकि आपको सब कुछ पता चल सके। तो यहाँ पे एक यूआई में इशू है, देखो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा पैडिंग देना होगा, थोड़ा उसको भी फिक्स कर ही देते हैं अगर मैं कर ही रहा हूँ तो इसको करने के लिए इसको सिंपल टेक्स्ट हैं और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया करते हैं और हाइट हटा देते हैं और पैडिंग चारों तरफ से 8 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये सही लग रहा है, ठीक है। तो होप से ये जो प्रोजेक्ट आप बना लिए होंगे और इस प्रोजेक्ट के सहारे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। पहला कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग कंपोनेंट्स में प्रॉप्स पास करते हैं, कैसे उसे कंज्यूम करते हैं, कैसे हम लोग सेम कंपोनेंट के वेरिएंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि इस बटन का हम लोगों ने वेरिएंट क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसमें हम लोग आइकन पास करे थे अलग अलग, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस बटन को वाइट किया, इसके बाद इसे ब्लैक किया, ठीक है, वैसा कुछ किया। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म डेटा को सबमिट कराया और ये जो फॉर्म डेटा का जो वैल्यू है उसे हम लोगों ने यूज स्टेट में सबमिट करा के यूआई में यहाँ पे शो करा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने कराया। तो होप से आपको ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको रिएक्ट के बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में और भी चीज़ें होंगी, तो प्रोजेक्ट के साथ बने रहिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।